गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार आज की इस वीडियो क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम 8वीं क्लास सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल विषय है, भूगोल वाली पुस्तक है, उसके अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने भूमि उपयोग के बारे में जाना था। भूमि उपयोग, निरंतर भूमि उपयोग में परिवर्तन होने के कारण कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही है। तो भूमि उपयोग परिवर्तन से उत्पन्न समस्याएं। सबसे पहले हम जानेंगे भूमि उपयोग परिवर्तन से कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं में का किस प्रकार समाधान करना है और कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। भूमि उपयोग परिवर्तन से सबसे पहले हम भूस्खलन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भूस्खलन का अध्ययन करेंगे। भूमि परिवर्तन से भूस्खलन की समस्या, भूमि निम्नीकरण की समस्या, मरुस्थल के प्रसार की समस्या, इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। मृदा अपरदन है। तो सबसे पहले हम आज के इस अध्याय में एक तो भूमि स्खलन है, भूस्खलन है, वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और उससे किस प्रकार से हम बच सकते हैं। सबसे पहले भूस्खलन से अभिप्राय। भूस्खलन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले हम वो जानेंगे। भूस्खलन सामान्य रूप से भूस्खलन सामान्य रूप से ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत है, पहाड़ है या अन्य उच्च भूमि है। तो भूस्खलन सामान्य रूप से ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों पर से मलबा, यानी चट्टानों का जो भी मलबा होता है वह सेल मलबा, ठीक है। सेल मलबा है, सेल यानी चट्टान होती है बच्चों, चट्टान, मलबा, ठीक है। ढाल या मलबा आदि, ढाल के अनुरूप भारी मात्रा में गिरना अथवा मृदा का बृहद खिसकाव। भारी मात्रा में मृदा का खिसकाव आदि का जो बृहद खिसकाव जो है इसे मृदा संचलन भी कहते हैं। मृदा संचलन आदि की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन कहते हैं। बच्चों
आप सभी जानते हैं, जैसे कोई पर्वत है, पठार है, कोई ऊंचा ऊंचा भाग है, उस ऊंचे भाग पर जो चट्टानें होती है, कई बार वह चट्टानें किसी भी कारण से भारी मात्रा में भूमि की तरफ ढाल के अनुरूप खिसकती है, गिरती है, अथवा इन चट्टानों का जो मलबा होता है वह मलबा नीचे की तरफ खिसकता है, अथवा यहाँ पर जो मिट्टी है उस मिट्टी का भारी मात्रा में जो नीचे की तरफ ढाल के अनुरूप खिसकाव जो होता है, उसी खिसकाव को हम भूस्खलन के नाम से जानते हैं। अब भूस्खलन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है? भूस्खलन की क्रिया के लिए प्राय भारी वर्षा, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूस्खलन के लिए भारी वर्षा, ज्वालामुखी की क्रियाएं, भूकंप एवं बाढ़ प्रमुख कारण होते हैं। जिन स्थानों पर ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगर भारी वर्षा आती है तो भारी वर्षा की वजह से भूमि में कटाव की दिक्कत होती है या भूमि का कटाव होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे उस भारी वर्षा जल के साथ ही सेल मलबा है, जो सेल है, मिट्टी है, वह भूमि की तरफ कीचड़ के रूप में बृहद खिसकाव लिए आती है, जिसे मृदा संचलन भी कहते हैं। तो यह भूस्खलन का एक प्रकार है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रियाएं होती है तो भारी मात्रा में चट्टानें नीचे की तरफ लुढ़कने लग जाती है। भूकंप है, भूकंप क्रिया के कारण या बाढ़ की जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के कारण भूस्खलन की प्रक्रिया होती है। भूस्खलन की जो प्रक्रिया है कई बार लंबे समय तक भारी वर्षा के कारण चट्टानों द्वारा अथवा अन्य अवसाद का तात्पर्य है इन चट्टानों द्वारा खरीद की गई मिट्टी या जो भी सेल मलबा या कचरा होता है उसे हम अवसाद के नाम से कह सकते हैं, अथवा अन्य अवसाद द्वारा जो नदी का मार्ग होता है, नदी मार्ग में रुकावट आने से वहां पर जल इकट्ठा हो जाता है। जब भारी मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है और वह एक साथ जब यह जल किसी क्षेत्र में पहुंचता है तो बृहद विनाश करता है। बृहद मतलब भारी विनाश करता है। कई बार हमने देखा है कि कोई भी जो नदी मार्ग है उस नदी मार्ग में अवसाद या कचरे की वजह से उसका जो मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है, तो भारी वर्षा के समय जो पानी आता है वह पानी इस क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है, और जब यह अवसाद या किसी अन्य प्रकार से यह इकट्ठा हुआ जल एक साथ किसी क्षेत्र में पहुंचता है तो उस क्षेत्र में
भारी विनाश आ जाता है। उस क्षेत्र की जो निचली घाटियां है, पहाड़ी चोटी की जो निचली घाटियां है, उन घाटियों में जल भर जाता है और विस्तृत रूप में एक प्राकृतिक आपदा के रूप में वहां के जन जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। अब हम आगे देखते हैं तो ये बाढ़ भूस्खलन की प्रक्रिया है, उस भूस्खलन की प्रक्रिया से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। भूस्खलन नियंत्रण के उपाय। सबसे पहले हम भूस्खलन को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं अथवा भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में हम जान माल का नुकसान होने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। क्योंकि भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, इस प्राकृतिक आपदा से हम पूरी तरह काबू नहीं पा सकते, इसको कुछ हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं अथवा इससे कुछ जान माल की हानि को हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भूस्खलन जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर, सबसे पहले हम भूस्खलन क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उन क्षेत्रों में आवास जो है, आवास बनाने की तकनीक में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन अथवा उन क्षेत्रों को आवास अयोग्य कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, जिन क्षेत्रों में भारी मात्रा में भूस्खलन की प्रक्रिया होती है और जहां पर जान माल का ज़्यादा नुकसान होता है, तो या तो हम उन क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उन क्षेत्रों में आवास इस तरह के निर्मित करें जिससे उन आवासों को भूस्खलन की प्रक्रिया के दौरान कम से कम क्षति हो। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन कर सकते हैं मानचित्र बनाकर, अथवा उन क्षेत्रों को हम आवास अयोग्य घोषित कर सकते हैं। उस भूस्खलन क्षेत्र से हटकर हम आवास बना सकते हैं। दूसरा तरीका है, भूस्खलन क्षेत्रों में प्रतिधारी दीवार बनाकर, प्रतिधारी दीवार बनाने से तात्पर्य है जिस स्थान पर हमें मिट्टी का कटाव महसूस होता है या यह लगता है कि इस पहाड़ी क्षेत्र का यह हिस्सा आने वाले समय में खिसक सकता है, तो उस क्षेत्र के आसपास हम दीवार बनाकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रतिधारी दीवार बनाकर भी हम भूस्खलन क्षेत्र में जान माल का नुकसान कम कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो सबसे उपयुक्त तरीका है और आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, हालांकि इसमें समय तो लगेगा लेकिन सबसे कम खर्चे में सबसे अच्छा तरीका है, भूस्खलन रोकने के लिए, भूस्खलन नियंत्रित करने के लिए, भूस्खलन नियंत्रित करने के लिए हमें वनस्पति आवरण को बढ़ाना होगा। यह सबसे उपयुक्त तरीका है कि जिन क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है
विशेषकर उन क्षेत्रों में हमें प्राकृतिक वनस्पति जो है उस प्राकृतिक वनस्पति को का आवरण अगर हम बढ़ा देते हैं तो उस क्षेत्र में भूस्खलन काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं पेड़ पौधे और वनस्पति आवरण जो है, पेड़ पौधे और वनस्पति आवरण जो है वह प्राकृतिक रूप से जो चट्टाने हैं, मिट्टी के कण हैं, उन चट्टानों और मिट्टी के कणों को अपनी जड़ों में बांध कर रखते हैं, जिससे बृहद मात्रा में यह सेल अथवा मलबे को नीचे की तरफ लुढ़कने से रोक लेंगे। अगला जो तरीका है वह तरीका है जो सतही अपवाह है, नदी जल सतही अपवाह, सतही अपवाह एवं झरनों के साथ साथ जो पृष्ठीय जल है, पृष्ठीय जल प्रवाह है। हमें सतही अपवाह जो नदियों के माध्यम से होता है, ऊंचाई से गिरने वाले झरने हैं, उनके साथ साथ पृष्ठीय जो जल प्रवाह है, उन पृष्ठीय जल प्रवाह को नियंत्रित करना है, पृष्ठीय जल प्रवाह को नियंत्रित करना है। नियंत्रित करना है। इससे क्या होगा, नदी जो सतही जल है या झरने हैं जब भी प्रवाहित होते हैं या पृष्ठीय जल जब भी प्रवाहित होता है तो अपने साथ अपने आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी का कटाव अपर्दन करता है, और इससे आसपास की जो चट्टानें होती है उन चट्टानों के जो गठबंध होते हैं, जोड़ होते हैं, वह निरंतर कमजोर हो जाते हैं और उनके खिसकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सतही अपवाह या झरनों का जो क्षेत्र है अथवा जो पृष्ठीय जल प्रवाह क्षेत्र है, उन पृष्ठीय जल प्रवाह क्षेत्रों के बीच में हम जल बांध बनाकर उनकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं, अथवा उन जो जल का जो प्रवाह क्षेत्र है उस प्रवाह क्षेत्र में भारी मात्रा में वनस्पति या पेड़ पौधे हैं उनको उगाकर उनकी वृद्धि करके हम जो जल का प्रवाह है उस जल के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन जो संसाधन है उसका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। भूमि संरक्षण जो संसाधन है उसका संरक्षण, हम सभी जानते हैं बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि का जो सामान्य उपयोग है वह उपयोग काफी परिवर्तित हो गया है, और इस कारण से वन भूमि और कृषि योग्य भूमि है उसका बड़े पैमाने पर हुआ है। भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण वन भूमि एवं कृषि भूमि का अत्यधिक विनाश हुआ है। अत्यधिक विनाश हुआ है। अत्यधिक भूमि उपयोग में हमने निरंतर परिवर्तन किया है, और इस परिवर्तन के कारण हम कृषि भूमि पर आवास या वन भूमि पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करके इस भूमि संसाधन है उसका काफी विनाश किया है। इस प्राकृतिक संसाधन के इस प्रकार से विनाश को देखते हुए इस आने वाले समय में अगर यही गति चलती रही तो एक दिन भूमि संसाधन है उसके समाप्त होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें भूमि विनाश जो है उसको रोकना है और इस भूमि संसाधन का संरक्षण करना है। तो भूमि विनाश
को रोककर इस भूमि संसाधन का संरक्षण करने के कुछ उपाय है। जो उपाय है वह है, सबसे पहला है वन रोपण। वन रोपण, हमें वनों की मात्रा यानी प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं उन प्राकृतिक पेड़ पौधों को उगाना और वन भूमि है उसका सदुपयोग करना है, यानी वनों को काटने से बचाना है और वन क्षेत्र को निरंतर बढ़ाना है। इस प्रकार हम भूमि जो संसाधन है उसका विनाश रोक सकते हैं। दूसरा तरीका है भूमि उद्धार। भूमि उद्धार, भूमि उद्धार का तात्पर्य है कि भूमि का जो हम निरंतर भूमि अनुपजाऊ हो रही है उस अनुपजाऊ होती हुई भूमि को हम जो जैविक कृषि है उसके माध्यम से या भूमि उपयोग में जो निरंतर हम परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन को रोककर हम भूमि का उद्धार कर सकते हैं और भूमि को पुनः उपजाऊ कृषि योग्य या वन भूमि में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक एवं जो कीटनाशक है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग। नियंत्रित उपयोग, जब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत के बाद हमने जो फसल उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का सहारा लिया। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक एक क्षणिक समय के लिए तो हमारी पैदावार को बढ़ा देते हैं, लेकिन निरंतर इन रसायनों का, इन उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करने से हमारी जो भूमि है उस भूमि की उर्वरा क्षमता जो है वह निरंतर घटती जाती है और परिणाम स्वरूप भूमि बंजर भूमि, जो उपजाऊ भूमि है वह बंजर भूमि में परिवर्तित होने का खतरा सामने आता है। इसलिए हम इन रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग करके भी भूमि को बंजर होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा तरीका है वह है अतिचारण को रोकना। अतिचारण को रोकना। अतिचारण को रोकने से तात्पर्य है पशु, जो हमारे जो पालतू पशु है, भेड़ बकरी, उनको चराने के लिए कोई निश्चित स्थान तय कर दिया जाना चाहिए और उस निश्चित स्थान पर भी समय समय के अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, निश्चित स्थान पर पशु चारण होगा तो उस निश्चित स्थान पर पशुचारण के कारण अन्य जो क्षेत्र है उन अन्य क्षेत्रों की वनस्पति उन पशुओं के पैरों के नीचे आने से खराब नहीं होगी या उनके जो चराई होती है उस चराई के कारण जो नए पौधे उग रहे हैं वह समाप्त नहीं होंगे। हमें जैसे सार्वजनिक चारागाह है, इसके लिए हम चारागाह है भूमि तय कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी उस आसपास के क्षेत्र में रहने वाले पशुपालक है वह उस पशुपालक उस निश्चित चारागाह भूमि पर ही अपने पशुओं को चराएंगे, जिससे वनस्पति का ह्रास नहीं होगा। तो ये थे भूमि संसाधन संरक्षण के उपाय। अगली क्लास में हम मृदा, जो दूसरा हमारा संसाधन है, उस दूसरे संसाधन मृदा का अध्ययन करेंगे।